क्या? हाँ, केवल एक्स को ही स्यू कर सकता है। वाई को तो जो रेटेबल डिविडेंड होता है उसमें जो प्रपोर्शनेट शेयर मिलता है केवल वही मिल पाएगा। अगर वाई को उसने मुकदमा किया तो वाई से पूरा तो मिल नहीं सकता क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया। अगर एक्स ने सेंस रिकॉर्ड कर रखा है तो ये वाई पे मुकदमा कर रखा है, जो उसकी संपत्ति में से आधा अधूरा मिलेगा वो रिकवर कर लेगा बस। पेज नंबर 76। पेज नंबर 76। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड एक्सेट्रा विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 43। कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन लिखा जाए, ड्रॉ किया जाए तो उसकी लायबिलिटी की बात है। ये दो पैराग्राफ में एक तरह से दो पार्ट हैं इसके। कि पहला पार्ट तो ये कहता है कि अगर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन लिखा जाएगा तो उन पार्टियों के बीच में जिन पार्टियों के बीच में कंसिडरेशन का अभाव है तो उन पार्टियों के बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती है। तो सेक्शन 43 का पहला पार्ट ही है। लेकिन फिर सेक्शन 43 का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि अगर ये वाली पार्टी मतलब जिसे विदाउट कंसिडरेशन दिया गया है, अगर वही पार्टी आगे एंडोर्स कर देती है कंसिडरेशन में, तो जिसे कंसिडरेशन में एंडोर्स किया गया वो और उससे जो टाइटल डिराइव करेंगी वो पार्टियां उस पार्टी के ऊपर मुकदमा कर सकती है जिसने विदाउट कंसिडरेशन दिया था। तो ये दो पार्ट हैं इसके। अब जैसे अगर हम बात करें सेक्शन 43 की, एक्स ने वाई के ऊपर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, चलिए जो एक्स ने ए को दिया, ए ने बी को, बी ने सी को। जब तक मैं कुछ नहीं लिखता तो इसका मतलब कंसिडरेशन है ये। बी ने सी को दिया गिफ्ट में। तो अगर हम सेक्शन 43 की बात करते हैं और ये एक्सेप्टेड बिल है, ये बार बार आप मत पूछेगा क्योंकि कई बार जो हम लोग बोलते हैं कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का कंसंट्रेशन रहती है। आप पूछो सर वाई पे मुकदमा हो सकता है नहीं हो सकता, हमेशा एक ही रूल है, अगर वाई ने एक्सेप्ट किया होगा तो मुकदमा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, चाहे मैं बोलूं या नहीं बोलूं। ठीक है, तो सी के हाथ में ये अगर डिसऑनर हो जाता है तो हम बात करते हैं कि सी अभी तक जो पढ़ते हुए आते हैं कि सी सारी पार्टियों पर मुकदमा कर सकता है। अब क्योंकि ये एक्सेप्टेड बिल है तो सी बी पर भी, ए पर भी, एक्स पर भी, वाई पर भी मुकदमा कर सकता है। रूल तो यही है। लेकिन सी को बी पर मुकदमा करने से रोका जाएगा और वो रोकने वाला कौन सा सेक्शन है? 43। सेक्शन 43 ये कहता है कि जहां पर कंसिडरेशन का अभाव होता है, जिन दो पार्टियों के बीच में कंसिडरेशन नहीं है, वो आपस में लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर सी क्या नहीं कर सकता? बी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता एज पर सेक्शन 43। अगर सी ने भी ये काम किया, डी के ऊपर गिफ्ट दिया, तो क्या चलिए डी सी पर तो नहीं मुकदमा कर सकता? सेक्शन 43 का पहला पार्ट है। क्या डी बी पर भी मुकदमा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। सेकंड पार्ट भी नहीं लगेगा अब इसमें। सेकंड पार्ट तब लगता है जब आगे एक बार कंसिडरेशन में चला जाए। वो जरा जाती बारी की बातें हैं इसमें। जब तक ये गिफ्ट चलता रहेगा आपका, जब तक मुकदमे नहीं हो सकते, जब तक कोई पार्टी किसी के ऊपर स्यू नहीं कर सकती, जब तक ये गिफ्टेड चलता रहेगा। क्योंकि सेक्शन 43 का जो सेकंड पार्ट आएगा वो तब आएगा कि अगर डी ने ई को कंसिडरेशन में दे दिया, तब ये वाली बात आएगी कि ये जो पार्टी जिसे गिफ्ट में मिला है, अगर वो पार्टी किसी को कंसिडरेशन में दे देती है तो वो पार्टी और उससे जो आगे ड्राइव टाइटल करेंगे वो पार्टी उन पार्टियों पे मुकदमा कर सकती है जिन्होंने गिफ्ट भी दिया है। यानी गिफ्टेड पार्टी, डोनर पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैंने तो कुछ लिया ही नहीं था, मैंने तो विदाउट कंसिडरेशन दिया था। ठीक है, तो सी पर भी मुकदमा हो सकता है, बी पर भी, लेकिन कौन पार्टी करेगी? जिसने कंसिडरेशन दिया होगा वो पार्टी या उससे आगे की सारी पार्टियां। सपोज कीजिए ई ने एफ को दिया, ये विदाउट कंसिडरेशन है, तब भी एफ ई पर नहीं कर सकती, सेक्शन 43 का पहला पार्ट रोक देगा। लेकिन एफ ऐसा नहीं है कि डी पर, सी पर, बी पर नहीं कर सकती। ये सेक्शन 43 का दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर ये बात कंसिडरेशन में चला जाए तो वो पार्टी अपला उससे सारी पार्टियां। उन्होंने ये लिखा कि उससे जो पार्टियां ड्राइव करेंगी कि वो गिफ्टेड होना चाहिए या कंसिडरेशन के रूप में होना चाहिए। उन्होंने तो कह दिया कि अगर एक बार बीच में कंसिडरेशन आ जाए तो वो पार्टी और उससे आगे की जितनी पार्टियां हैं वो मुकदमा कर देंगे। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखिएगा, लायबिलिटी ऑफ द पार्टी इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। पार्टियों की क्या लायबिलिटी है अगर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है? सेक्शन 43
ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड, एंडोर्स्ड फॉर ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन और फॉर ए कंसिडरेशन विच केस, या तो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन ड्रॉ किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, या ऐसे कंसिडरेशन के लिए किया जाए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्रिएट नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट, तो ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपस में कोई पेमेंट की ऑब्लिगेशन अराइज नहीं करता है बिटवीन द पार्टी टू द ट्रांजेक्शन। और जिन दो पार्टियों के बीच में ऐसा हुआ था तो उन दो पार्टियों के बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती। राइट्स ऑफ द होल्डर फॉर कंसिडरेशन, मतलब उस पार्टी के क्या राइट्स हैं जिसने कंसिडरेशन लिया है, ठीक है। हमेशा ऐसा तो नहीं होगा विदाउट कंसिडरेशन ही, एक आध पार्टी के बीच में विदाउट कंसिडरेशन हो गया तो उसके लिए तो सेक्शन 43 का पहला पार्ट है। सेक्शन 43 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, बट इफ एनी सच पार्टी यानी कि जिसे विदाउट कंसिडरेशन मिला होगा, हैज ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू ए होल्डर फॉर ए कंसिडरेशन, सच होल्डर एंड एवरी सब्सिक्वेंट होल्डर ड्राइविंग टाइटल फ्रॉम हिम may recover the amount due on such instrument from the transferor for consideration for any prior party there. Clear हो गया? Without consideration वैलिड होता है तभी तो ये मुकदमा करने वाली बात आ रही है। COD कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये है इनका कि बी ने सी को गिफ्ट दिया तो सेक्शन 43 की वजह से सी बी पर मुकदमा नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या सी ए पर मुकदमा कर सकता है? आंसर ही है, मुकदमा हो जाएगा, ए पर मुकदमा हो जाएगा। क्लियर होगी बात? सी ने कोई भी नहीं कर सकता। इस वाले क्वेश्चन में कर सकता है, सकता, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि सी ने सेंस रिकॉर्ड लिख दिया तो सेंस रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आगे वाली पार्टी कोई मुकदमा नहीं कर पाएगी, तो नहीं कर पाएगी। तो कोई भी चीज अभी तक जो हमने पढ़ी है, कोई भी चीज बीच में आ जाए आपकी तो उसके लीगल इफेक्ट तो लेने हैं आपको। नवंबर 2004 का क्वेश्चन देखिएगा। एफ बी पर नहीं कर सकता विदाउट ए, एफ बी पर कर देगा, ई पर नहीं कर सकता क्योंकि इन दो पार्टी के बीच में तो विदाउट कंसिडरेशन है ना। तो जिन दो पार्टियों के बीच में विदाउट कंसिडरेशन होगा उनमें सेक्शन 43 का पहला पार्ट लग जाता है। डी कर सकता है, भी ना सी का पूछा था वही तुम डी का पूछ रहे हो। अभी देखो नवंबर 2004 का क्वेश्चन देखिएगा जो नीचे आया हुआ है। ए बिल ड्रॉन एंड देन एंडोर्स विदाउट कंसिडरेशन इज आफ्टरवर्ड एंडोर्स फॉर कंसिडरेशन। ये तो हेडिंग है, मतलब इन्होंने अपनी बनाई हुई है। क्वेश्चन तो नीचे है। ए ड्रॉ ए बिल ऑन बी, ए ने एक बिल बी पर ड्रॉ किया, बी एक्सेप्ट द बिल विदाउट कंसिडरेशन, बी ने ए बिल विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। द बिल इज ट्रांसफर टू सी विदाउट कंसिडरेशन। तो इसका पेपर में भी आप वर्किंग नोट में एक चार्ट बना सकते हो। ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्टेड हो चुका है, एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन। इसके बाद बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने ये ट्रांसफर किया सी को, ये भी गिफ्टेड आप समझ लीजिए। सी ट्रांसफर इट टू डी फॉर वैल्यू, सी ने डी को, ये गिफ्टेड नहीं है कंसिडरेशन के बदले में। डिसाइड वेदर डी कैन स्यू द प्रायर पार्टी ऑफ द बिल, तो क्या डी प्रायर पार्टी को मुकदमा कर सकता है? आंसर यस। सेक्शन 43 का सेकंड पार्ट लग जाएगा। जब तक ये गिफ्ट चलता रहता है तब तक तो नहीं हो सकता था, लेकिन बीच में कंसिडरेशन आ गया तो डी कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टी इंक्लूडिंग द बी, क्योंकि एक्सेप्टेड है। इसके बाद पूछा वेदर द प्रायर पार्टी अदर देन डी हैव एनी राइट ऑफ एक्शन इंटर सी, इंटर सी यानी कि अपने बीच में, अदर देन डी यानी कि क्या डी के अलावा जो बाकी प्रायर पार्टी हैं उनके भी अपने आप में अधिकार हैं। क्योंकि जो मैं आपको बताता हूं
कि नॉर्मल अगर 43 नहीं है तो डी सी पर करता है नॉर्मली, सी ए पर करता है, यानी कि सारी पार्टियों के अपनी प्रायर पार्टी के खिलाफ राइट होते हैं, सारी प्रायर पार्टी के अपनी प्रायर पार्टी के खिलाफ राइट होते हैं, यही तो हम पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन एक पूरे पहले क्वेश्चन में तो पूछा डी का, यस, लेकिन डी के अलावा क्या बाकी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में सब में गिफ्टेड है, ना तो सी ए पर कर सकता ना ही ये बी पर कर सकता। तो केवल डी ही है वो व्यक्ति जो रिकवर कर जाएगा, डी के अलावा कोई व्यक्ति रिकवर नहीं कर सकता। आंसर देखिएगा, राइट्स ऑफ द डी, डी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टी सिंस डी इज ए होल्डर फॉर वैल्यू। राइट्स ऑफ द प्रायर पार्टी अदर देन डी, यानी कि डी के अलावा जो प्रायर पार्टी है उनके राइट, नो पार्टी प्रायर टू डी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम एनी प्रायर पार्टी सिंस ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट creates no obligation of payment between the party if it was made, drawn, accepted, endorsed or transferred without consideration. क्लियर होगी बात? May 2008 का क्वेश्चन, अभी सब बता रहा हूँ बाद में। ए ड्रो ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिमसेल्फ ऑन एक्स, ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया पेबल टू हिमसेल्फ ऑन एक्स, यानी कि ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया एक्स के ऊपर और अपने आप को ही पेई बनाया। मतलब शुरुआत में जो रहेगा बिल वो किसके पास रहेगा? ए के पास ही रहेगा, जैसे आप अकाउंट के क्वेश्चनों में देखते भी हो। इसका मतलब ये हु एक्सेप्ट द बिल विदाउट कंसिडरेशन जस्ट टू एकोमोडेट ए, यानी कि एक्स ने भी कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, ये जो था आपका एक तरह से गिफ्टेड थी, विदाउट कंसिडरेशन था, केवल ए की सहायता करने के लिए। ए ट्रांसफर द बिल टू पी फॉर गुड कंसिडरेशन, ए ने ये जो बिल ट्रांसफर किया पी को कंसिडरेशन के बदले में। स्टेट द राइट ऑफ ए एंड पी, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ ए ट्रांसफर द बिल टू पी आफ्टर मैच्योरिटी? इसे बाद में देख लेंगे, मैच्योरिटी की बात की तो हम बाद में देख लेंगे। तो आपको ए और पी के राइट बताने हैं, पी तो रिकवर कर जाएगा लेकिन यहाँ पर ए रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है ना। पहले इसका ही आंसर देख लेते हैं, आफ्टर मैच्योरिटी को बाद में देखेंगे। तो ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू स्यू एक्स सिंस देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन ए एंड एक्स, सिंस देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टी टू द ट्रांजेक्शन। आगे क्योंकि दोनों के पूछे थे, ए का पूछा था और पी का पूछा था, तो P is entitled to sue A and F. Since P is a holder for consideration, since a holder for consideration can sue the transferor for consideration and every prior party to him, and every party prior to him. तो दो क्वेश्चन के आपके जवाब मिल जाते हैं। पेपर में आप जो लिखोगे धीरे धीरे करके मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये हिंट आंसर है, ठीक है ना। जब आप पेपर में लिखोगे इसी चीज को तो ऊपर एक हेडिंग बना लोगे, क्योंकि दो चीज जो जो पूछा है आपसे, इसमें पूछा है राइट ऑफ द पी और राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए आपने लिख लिया, इसके बाद राइट ऑफ पी बताओगे, तो राइट ऑफ ए एक ही तरीका रखिएगा आप पेपर में आंसर देने का, केस स्टडी का। मैं कुछ आपको लिखित में भी आंसर दे दूंगा, क्योंकि ये जो तरीका आपका वो पेपर में चलने का, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है आपके आंसर। मेन एक ही होती है, मतलब मेन किसी भी आंसर में जिस स्टडी को भी आप पढ़ लोगे एक या दो लाइनों का आंसर होता है, लेकिन उसमें फुल प्रेजेंटेशन एक अलग चीज है। तो फुल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहले आप आंसर लिखो जो भी पूछा है। तो सपोज की जैसे मैंने एक हेडिंग दी है, इन्होंने पूछा है राइट ऑफ ए, तो ए कैन नॉट स्यू ऑन इट, ये लिखा आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर, और उसके बाद बीच में अगली पैराग्राफ से आप जो लिखोगे उस लाइन को खत्म कर दीजिए, अगली लाइन से शुरू कीजिएगा, क्योंकि अगली लाइन से आपको जो करना है जो क्यों आंसर भी आपने दिया, अरे लॉ में क्या प्रोविजन है इस आंसर को देने के लिए। तो बहुत सारे सेक्शन आपको याद होंगे, बहुत अच्छी बात है, नेगोशिएबल के याद कर लीजिएगा, लेकिन बाकी जगह कॉन्ट्रैक्ट के यही नहीं भी याद है। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट है ये लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 43 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पहले आपने आंसर लिख दिया कि क्या है आंसर आपका, और उसके बाद आप फुल आंसर देना है। तो एज पर सेक्शन 43 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है।